अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम सेकेंड ईयर के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड चैप्टर 15 ग्रेविटेशन के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। सो लेट्स जस्ट सी द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। कहते हैं वाई कैन ग्रेविटेशन नॉट अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के केस में हम लोग ग्रेविटेशन के फार्मूले को क्यों कंसीडर नहीं करते? तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं बच्चे। ग्रेविटेशन का फार्मूला जो होता है ना, जो न्यूटन्स लॉ ने हमें दिया, दैट इज एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड टू मैसेज M1 M2। दो मैसेज के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके मैसेज के ऊपर डिपेंड करते हैं और उनके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब ये ग्रेविटेशन फोर्स ऐसी फोर्स है जो डिपेंड करती है मैसेज के ऊपर। जितना मैस ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स होगी। फॉर एग्जाम्पल ये प्लैनेट्स के दरमियान बात की जाती है, ज़मीन सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, उस केस में हम ग्रेविटी की फोर्स की बात करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मैसेज हैवी होंगे तब हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स होगी। अब मॉलिक्यूल्स का मास बहुत कम होता है तो फिर वहाँ पे तो ग्रेविटेशन पॉसिबल ही नहीं है, ये नेग्लिजिबल होती है। पॉसिबल तो नहीं है, नेग्लिजिबल होती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वीक होती है। वो यहाँ पे इसी चीज को कह रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीक एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मॉलिक्यूलर के केस में, मॉलिक्यूल्स के केस में मास बहुत ज्यादा कम होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होती है। वहाँ पे एक दूसरी फोर्स होती है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे भी, आपने मैट्रिक में इसके बारे में पढ़ा भी होगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, ये भी बेसिकली हम अगर बात करें चार्जेस के दरमियान ही होती है, ठीक है। इट कैन नॉट अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई रोल नहीं होता मॉलिक्यूल्स को बनाने में। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बनते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। ये बेसिकली इनकी वजह से जो एटम्स है या न्यूक्लियाई हैं वो आपस में अटैच रहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 10⁻36 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी स्ट्रॉन्गर होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है मैसेज के ऊपर। जितनी ज़्यादा हैवी मैस होगा, लाइक प्लैनेट्स हो गए, सन हो गया, अर्थ हो गया, तो उतनी ज़्यादा ग्रेविटी की फोर्स होगी। तो डिपेंड ये बेसिकली किसके ऊपर कर रही होती है? मैसेज के ऊपर होती है। और एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का मैस बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए यहाँ पे फोर्स भी क्या होगी? बहुत ज़्यादा वीक होगी, तो इसलिए इसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती। इन शॉर्ट ये मैसेज के ऊपर डिपेंड करती है। सेकंड वाला, वाई डोंट टू बुक्स ऑन योर डेस्क अट्रैक्ट टीचर। दो बुक्स आपके पास टेबल के ऊपर पड़ी हैं, अगर वो ग्रेविटी की फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगा रही हैं तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होती? डिस्पाइट द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम वैसे भी इग्नोर कर दें, तो वैसे अगर हम बात करें कि दो बुक्स अगर टेबल के ऊपर पड़ी हैं, उनके दरमियान ग्रेविटी की फोर्स है उनके मैसेज की वजह से, तो फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करती? तो कहते हैं हमें ग्रेविटेशन का लॉ ही ये कहता है कि वो डिपेंड करता है मैसेज के ऊपर। अब हम लोग ग्रेविटी की जो ज़्यादातर हमने पूरे चैप्टर में एग्जांपल्स ली, वो एग्जांपल ली प्लैनेट्स की ली, सूरज के गिर्द ज़मीन घूम रही है, ज़मीन के गिर्द चांद घूम रहा है, डिफरेंट प्लैनेट्स की हमने एग्जांपल अज्यूम की, या हमने एग्जांपल कंसीडर की जिसमें हम अर्थ को ले रहे थे। अब अगर टेबल के ऊपर दो बुक्स पड़ी हैं, अब इन बुक्स का जो मैथ्स है वो प्लैनेट्स की निस्बत तो बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका कह ले जो मैथ्स है वो स्मॉल है एज कम्पेयर टू प्लैनेट्स आर स्टार्स। तो इसलिए इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, दैट इसको हम नोटिस ही नहीं कर सकते, वो एक दूसरे की तरफ मूव ऑन नहीं कर सकती। तो ये कब हमारे पास एप्लीकेबल होगा? मतलब कब वो हमें नजर आएगा? जब इनका मैसेज बहुत ज़्यादा हैवी होगा। कहते हैं बुक्स का मैस इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता, ये बहुत कम होता है, इसलिए फोर्स भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है कि हम उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहते हैं व्हाई डज एन एप्पल फॉल टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। हमेशा सेब ही क्यों ग्रेविटी की तरफ मूव करता है, अर्थ क्यों नहीं मूव करती टूवर्ड्स द एप्पल? विच ये अगेन वही बात होगी कि पहली बात तो हम ये बात करेंगे कि अगर एप्पल है उसका मैथ, दोनों चीज़ें हमने अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ग्रेविटी की फोर्स देखी थी ना, हमने कहा था दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये मैस इसको इसके अपनी तरफ ग्रेविटी की अट्रैक्शन लगाएगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो हमने कहा था ये न्यूटन थर्ड लॉ के साथ रिजेंबल कर रहा होता है। अब अगर हमारे पास अर्थ को जमीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगा रही है, तो वो नीचे गिर जाता है। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में एप्पल भी तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, लेकिन ज़मीन का मैस बहुत ज़्यादा है, तो फोर्स तो इसके ऊपर बहुत वीक है। तो यहाँ पे ये कहता है कि हमारे पास बेसिकली अगर हम बात करें अर्थ का जो मैस है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो उसको लार्ज कह लें इनर्शिया, या वो कैन से दैट इनर्शिया का मतलब है उसका मैस बहुत ज़्यादा है, वो जल्दी मूव नहीं कर सकता। जो एप्पल उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगा रहा होता है वो बहुत कम लगा रहा होता है, इसलिए वो मूव नहीं करता एप्पल की तरफ। एज कम्पेयर टू अगर एप्पल की बात करें तो उसका मैस तो कम है, तो वो उसकी कह लें इनर्शिया भी ओवरऑल कम होगा। इनर्शिया को हम बेसिकली कहते हैं, अगर हम बात करें कि
इनर्शिया को बेसिकली हम कहते हैं, या आपने लॉ ऑफ फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ इनर्शिया भी पढ़ा होगा कि अगर कोई वो अपनी स्टेट में जो स्टेट है उसमें रेजिस्ट करती है उस स्टेट को, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहती है, रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहती है, मतलब इसको रिलेट करवाया जाता है, डिपेंड करता है मैथ के ऊपर ही, ठीक है। तो एप्पल का जो मैथ है वो स्मॉलर होता है, स्मॉलर मैथ होने की वजह से वो इजीली मूव कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका मैस जो है वो स्मॉल है, ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं एप्पल ही मूव करता है। जमीन के ऊपर फोर्स लग रही होती है लेकिन वो हैवी वेट होने की वजह से उतनी ज़्यादा फोर्स नहीं लग रही होती, वो नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाई ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ बी नेगेटिव कैन, सॉरी, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ नेगेटिव हो सकती है, एक्सप्लेन करें जी बच्चे, हो सकती है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ को हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, हमारे पास अगर जो ग्रेविटेशन फील्ड होती है वो हमेशा हमारे पास अट्रैक्टिव होती है, वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो हम लोग क्या करते हैं नेगेटिव साइन उसके साथ प्लेस कर देते हैं। जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग यूजुअली फोर्स पर यूनिट मास लिख देते हैं, फोर्स पर यूनिट मास, मतलब किसी पर्टिकुलर मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। अब इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या है, टूवर्ड्स द सेंटर है, मतलब इनवर्ड है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ एक ऑब्जेक्ट है, आपने उसको थ्रो करवाया अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब आप उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब अगर मैं उसकी ऊपर की तरफ जो मोशन है उसको मैं पॉजिटिव ले रही हूँ कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है अलॉन्ग, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में जो वाई एक्सिस होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसी तरह से अगर मैं ज्यूम कर रही हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ले रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी जो मोशन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, मैं ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रही हूँ। लेकिन जो अर्थ है वो हमेशा उसको किस तरफ अट्रैक्ट करेगी, नीचे की तरफ करेगी, अपने सेंटर की तरफ, तो नीचे वाली जो फिर उसकी मोशन की तरफ फोर्स लगेगी उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है एक्सपोज करें कि अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन डिफाइन कर देते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की तरफ मूव ऑन कर रहा है, आउटवर्ड जा रहा है, लेकिन जो फिर ग्रेविटी है वो तो हमेशा उसको इनवर्ट पुल कर रही होती है, तो ग्रेविटी की फोर्स क्या होगी, वो नेगेटिव ली जा सकती है, ठीक है। तो इस केस में ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो नेगेटिव लिया जा सकता है इन दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन, कि अगर मैं ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है, अगर मैं उसको ले रही हूँ कि वो पॉजिटिव है, तो फिर जो उसके ऑपोजिट होगी, जो अर्थ उसके यूजुअली हम लोग कहते हैं ग्रेविटी इनवर्ड मूव करती है, तो वो उसके क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट फैक्टर्स डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, अगेन वही फार्मूले से हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। ग्रेविटेशन फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्लैनेट के। ग्रेविटेशन फील्ड का फार्मूला पुट ऑन कर देते हैं। ग्रेविटेशन जो फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला हमने फाइंड आउट किया था G m/r, तो ये बेसिकली डिपेंड करती है, G तो कांस्टेंट है मास ऑफ द प्लैनेट के ऊपर, जितना ज़्यादा उसका मास हैवी होगा उतनी उसकी ग्रेविटी की ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल जो मून है उसका मास कंपैरेटिवली कम होता है तो उसकी ग्रेविटी कम होगी। मून के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो अर्थ का मास ज़्यादा होता है, उसकी ग्रेविटी उससे ज़्यादा होगी, और सन का मास जो होता है वो अर्थ से भी ज़्यादा होगी, उसकी ग्रेविटी उससे भी ज़्यादा होगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, मास ऑफ प्लैनेट के ऊपर, जितना ज़्यादा मैसिव होता जाएगा उसकी ग्रेविटी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। तो लार्जर मास होगा तो हमारे पास क्या होगी, उसकी ग्रेविटेशन फील्ड उतनी ही लार्जर होगी। दूसरा हमारे पास उसके सेंटर से रेडियस के ऊपर होता है, मतलब डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। आप जितना डिस्टेंस हाई करते जाएंगे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, उतनी ही कम होती जाएगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है एज वी गो अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जितना हम दूर जाते जाएंगे तो हमारे पास फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसके लिए हम लोगों ने ये फार्मूला भी पढ़ा था ग्रेविटेशन फील्ड का, एट फील्ड स्ट्रेंथ का एट पर्टिकुलर हाइट। तो जितनी हाइट बढ़ाते जाएंगे उतनी ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बेसिकली ये दो पैरामीटर्स हैं। एक वो तीसरा साथ में लिख रहा है कि डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, डेंसर होगा ज़्यादा, उतनी ज़्यादा फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो फार्मूलाज के अकॉर्डिंग तो ये दो पैरामीटर्स आप ये दो लिख देंगे तो भी इनफ होंगे, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ टू प्लैनेट्स हैव द सेम मास बट डिफरेंट रेडियाई, मैसेज सेम है लेकिन अगर रेडियाई डिफरेंट है तो हाउ वुड द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ कंपेयर, तो किसकी ग्रेविटेशन फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी। तो इसको कंपैरिजन करेंगे मैथमेटिकली फार्मूलाज के अकॉर्डिंगली। हम लोगों ने ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ का ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, G m/r रेडियस के ऊपर। कहते हैं मैसेज सेम है सिर्फ रेडियस डिफरेंट है। तो पहले वाला अगर प्लैनेट है तो मैं उसको 1 का नाम देती हूँ, उसका रेडियस को R1 का नाम देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पहले मैथ था उसको M1 का नाम दे दिया, और सॉरी मैथ सेम है दोनों का। इस प्लैनेट अगर जो पहला वाला है इसका रेडियस R1 है, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन जो होगा ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ उसको मैं G1 का नाम दे देती हूँ। ये सेकंड वाला मैस है, इसका रेडियस छोटा है, उसको R2 कह देते हैं, सपोज किया मैंने, ठीक है, उसका ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, G2 होगी। अब इन दोनों का फार्मूला बच्चे इन दोनों को डिवाइड कर दें, G1 डिवाइडेड बाई G2, तो ये हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू ऊपर और नीचे वाली नीचे, ये डिनोमिनेटर में फर्दर डिवीजन में तो ये इन्वर्स हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे Gm डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर है ना। अब ये डिवीजन में फर्दर ये डिवीजन में थी तो ये ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
आर जी एम, ठीक है, R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम। अब ये देखिए जी एम सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे, ये वाला इसके साथ कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा R2 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब है ग्रेविटी जो है जिसकी जितनी ज़्यादा हमारे पास कह लेंगे, अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब ये देखें ना, ये G1 है तो ये 1/R1 है, ये G2 है तो ये R2 है, ठीक है, 1 ओवर में है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है अगर रेडियस कम होगा तो ग्रेविटी ज़्यादा होगी, अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो ग्रेविटी कम होगी। तो प्लैनेट सेम है, तो जिसका रेडियस कम होगा उसकी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा। वैसे तो ये इस फार्मूले से डायरेक्टली पता चल रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वैसे इस फार्मूले से भी पता चल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ही देखा जाए तो रेडियस जिसका कम होगा उसकी ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसको कंपैरिजन करके बता दिया हुआ वैसे, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं व्हाई सैटेलाइट्स इन हाई ऑर्बिट्स हैव लोअर वेलोसिटीज, उनकी वेलोसिटी क्यों कम होती जाती है। तो इसके लिए हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला फाइंड आउट किया था, दैट इज V0, जो पर्टिकुलर वेलोसिटी थी Gm/r। r हमारे पास क्या था, टोटल डिस्टेंस था सेंटर से, फॉर एग्जांपल ये हाइट है और किसी हाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, ये सरफेस ऑफ अर्थ तक RE है, रेडियस ऑफ द अर्थ, तो ये किसी पर्टिकुलर हाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस को हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया था। अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा आप ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू या डिस्टेंस को हम हाई करते जाएंगे, स्पीड उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो इसलिए स्पीड कम होती जाती है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं हाउ डज द मास ऑफ एन अर्थ ऑफ द अर्थ अफेक्ट द ऑर्बिटल वेलोसिटी, मास किस तरह से अफेक्ट करता है रिक्वायर्ड फॉर अ सैटेलाइट टू स्टे इन दी ऑर्बिट के। ऑर्बिटल वेलोसिटी में मास का क्या रोल होता है, विच सिंपलिफिकली हम लोग क्या करेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला पुट ऑन करेंगे, तो ये डायरेक्टली करता है, डिपेंड करता है मास ऑफ अर्थ के ऊपर या पर्टिकुलर प्लैनेट के ऊपर। तो जितना मास ज़्यादा होगा उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी इतनी ज़्यादा मिल रही होगी। तो कहते हैं जो मास ऑफ अर्थ है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑर्बिटल वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर अ सैटेलाइट टू स्टे इन दी ऑर्बिट, मतलब उसको जितनी ज़्यादा हम ऑर्बिटल वेलोसिटी जो मिल रहा होगा वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास अर्थ का मास कितना है। मतलब जितना ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट का मास या प्लैनेट का मास ज़्यादा होगा उसके अराउंड किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाने के लिए उतनी ज़्यादा आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो ग्रेटर दी मास, जितना ज़्यादा मास ऑफ प्लैनेट होगा उतनी ज़्यादा उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी सैटेलाइट को सर्कल में मूव करवाने के लिए, तो जितना मास ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है। वो हमने पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी कम होती है तो वो फॉल कर जाता है, वापस आ जाता है, ग्राउंड के ऊपर फॉल कर जाता है, ठीक है। तो वेलोसिटी डिपेंड करेगी किसके ऊपर, हमारे पास डिपेंड करेगी इस पर्टिकुलर प्लैनेट के मास के ऊपर, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जब हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी का पढ़ा था ना, हमने कहा था अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी ना तो वो फॉल कर जाएगा, वापस जमीन पे आ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा होगी तो वो इलिप्टिकल पाथ हो जाएगा, वो भी वापस निकल जाएगा, उसको ग्रेविटी नहीं मिल रही होगी। तो अगर नॉर्मल होगी, हमारे पास एक पर्टिकुलर मिनिमम स्पीड ऑफ वेलोसिटी होती है जिसमें वो सर्कल में मूव कर रहा होता है। उसके लिए हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, और ये बेसिकली कितनी उसको रिक्वायर्ड होती है डिपेंड करता है जितना आपके पास प्लैनेट का मास होता है। अब यहाँ पे अर्थ ले रहे हैं तो अर्थ के मास के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, तो वो हम लोगों ने एक वैल्यू पर्टिकुलर डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पे उसने सेंटीमीटर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करवाना होता है। अगर वो इलिप्टिकल पाथ होगा उसको ग्रेविटी मिल ही नहीं सकती तो वो सर्कल में मूव ही नहीं कर सकता, इसलिए वो स्किप हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्कल में मूव करवाने के लिए एक पर्टिकुलर हमारे पास वैल्यू होती है जिसको हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं इज इट पॉसिबल एन ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी टू बिकम नेगेटिव, कि वो नेगेटिव हो, इफ सो व्हाट डज इट मीन फॉर द ऑब्जेक्ट मोशन। सो व्हाट डज दिस मीन फॉर द ऑब्जेक्ट मोशन। तो आप पहले सिर्फ ये बताएं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको नेगेटिव लिया जा सकता है, तो इसका आंसर है जी, उसको लिया जा सकता है। कहते हैं यस इज इट पॉसिबल कि हम पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव लें। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मोस्ट कॉमनली पोटेंशियल एनर्जी जो लेते हैं ग्रेविटी के हिसाब से वो mgh लेते हैं। कहते हैं सपोज करें हम लोग ये ज़मीन के रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं, ये ज़मीन से रेफरेंस से उठा के मैंने एक ऑब्जेक्ट जो है, हम लोग ना एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जिसके हिसाब से हम लोग मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज मेजर रिलेटिव टू सम रेफरेंस पॉइंट, जो यूजुअली हम लोग ग्राउंड लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ से ज़मीन से उठा के ऊपर किसी टेबल के ऊपर रख दिया, ठीक है। अब मैं किसी हाइट पे लेके जा रही हूँ रेफरेंस के, तो मैं वर्क कर रही हूँ, यहाँ से उठा के ऊपर लेके जा रही हूँ, तो यहाँ से रेफरेंस से अगर ऊपर पॉइंट पे लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। लेकिन अगर मैं ग्राउंड से नीचे उसको कहीं पे नीचे रख दूँ, लाइक
बिलो दी ग्राउंड मतलब किसी उसको गड्ढे में गिरा दूँ, ठीक है? तो उस केस में फिर आपको वर्क तो नहीं करना पड़ेगा, तो आप उसको हल्का-सा करेंगे, वो अपनी ही जो एनर्जी होगी उसको यूज़ करेगा। तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव होगी, ठीक है? बिलो द ग्राउंड। तो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उस ग्राउंड रेफरेंस पॉइंट से ऊपर आप लेके जाएँगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, कितना आप वर्क करते हैं वो स्टोर होती जाती है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर आप बिलो रेफरेंस पॉइंट से लेके जाएँगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी। तो कहते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ किस चीज़ को ले रहे हैं? रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिव से हम बात करें। हम लोग ये बात नहीं करें कि ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव करे एंड सो ऑन, क्या कोई सिचुएशन ऐसी डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है? इसी तरह से वो कह रहे हैं जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक है, वहाँ पे हम लोगों ने जो है इन्फिनिटी को भी लिया था एज अ रेफरेंस पॉइंट। और अगर इन्फिनिटी से नीचे होगा तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो रेफरेंस पॉइंट से अगर नीचे होगा तो वो नेगेटिव होगी, ठीक है? तो हमेशा याद रखिएगा अगर दो पॉइंट्स के दरमियान आप ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवा रहे हैं तो चेंज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है। चेंज हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो अगर आप ग्राउंड लेवल से रेफरेंस लेवल से ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, अगर नीचे लेके जा रहे हैं रेफरेंस लेवल से तो वो नेगेटिव होगी। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं हाउ द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मैसेज रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ द पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो वो वही अगेन जो लास्ट टॉपिक था उसी को डिस्कस किया हुआ है। ये हमने रिलेट करवाया था ना पोटेंशियल एनर्जी का, पहले हमने फार्मूला लिखा था, फिर हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल को डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो उसी को अगेन राइट आउट करेगा और उसी को सिंप्लीफाई करेगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो बेसिकली पोजीशन की वजह से होता है ग्रेविटेशन फील्ड में, और ये बेसिकली दो मैसेज के दरमियान में होता है, तो ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है। अब अगर हम बात करें ग्रेविटेशन पोटेंशियल कहाँ से आता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं आज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो उसी का वो फार्मूला लिख रहा है कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो वो यहाँ पे ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास का हमने फार्मूला निकाला था Gm/r, मतलब एक मास जो है उसमें से खत्म हो जाता है, Gm1 डिवाइडेड बाय r। यहाँ पे टू मैसेज है, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही मैस है। अब पोटेंशियल अगर हम बात करें ग्रेविटेशन पोटेंशियल की, वो फर्स्ट मास की वजह से भी लिख रहा है और सेकंड मास की वजह से भी लिख रहा है। अगर फर्स्ट मास की वजह से लिखेगा तो m1 बच जाएगा, दूसरा खत्म हो जाएगा। अगर m2 लिखेगा तो वो m2 आ जाएगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है किस रेफरेंस से हम बात करें। तो वो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का दरमियान रिलेशन निकाला है फॉर अकॉर्डिंग टू φ1। इसको फाइव से भी लिख दिया जाता है, तो इसको कैपिटल वी से भी लिखा जाता है पोटेंशियल को, ठीक है। तो पोटेंशियल के लिए वैसे बेसिकली कैपिटल वी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब उसके अकॉर्डिंगली यू की वैल्यू जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी वो यूज़ की है, और φ1 की वैल्यू दोनों को डिवाइड कर दी है, तो हमारे पास सारी चीज़ें तो डिवाइड हो जाएंगी, सिर्फ m2 आ जाएगा। और अगर हम लोग उसको बात करें कि ये पोटेंशियल है ड्यू टू मास m1, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ये वाले फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जब इसको वैल्यू पुट ऑन की तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ m2 बच जाएगा। कब से यहाँ पे ये डिवाइड हो रहे थे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ मास m2 एंड φ1। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ऑफ मास m2 ग्रेविटेशनल फील्ड में ऑफ m1, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड कौन सा स्टडी कर रहे हैं हम लोग? m1 को। लेकिन अगर m2 की फॉर्म में हम करना चाहें तो हमारे पास फिर क्या फार्मूला आ जाएगा? m1 φ2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा, मास और पोटेंशियल की फॉर्म में जो हमारे पास आएगा वो इक्वल आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल में कौन सा मैथ्स आएगा वो डिपेंड करता है आप किस मैथ्स को स्टडी कर रहे हैं या किस मैथ्स का पोटेंशियल देख रहे हैं। तो अगर ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू मैथ्स m1 देख रहे हैं तो ये मेरे पास m1 की फॉर्म में आ जाएगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू m2 देख रहे हैं तो वो m2 की फॉर्म में आ जाएगा। बाकी तो सिंपलिफिकली अगर मैं किसी एक को ले लूँ तो उसके साथ डिवाइड कर दूँगी, फार्मूला प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन हैं। वो जब मैंने आपको टॉपिक्स करवाए थे तब मैंने आपको उनके आंसर्स भी बताए थे, लेकिन अगेन अगर उसको सिंपलिफिकली देखें शॉर्ट फॉर्म में तो वो हमारे पास देख लेते हैं। फर्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी स्टेट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो फर्स्ट वाला कंप्लीट टॉपिक इसके आंसर में आ जाए। ये कंप्लीट ग्रेविटी को डिस्कस किया हुआ है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस किया हुआ है, फिर उसको न्यूटन थर्ड लॉ के साथ रिजेंबल किया हुआ है। तो ये यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर द ग्रेविटेशन फील्ड एंड ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। आपने वैल्यू ऑफ फार्मूला ऑफ जी फाइंड आउट करना है और आल्टीट्यूड के हिसाब से किस तरह से चेंज हो रहा है। ये हमारे पास टॉपिक है 15.2, ग्रेविटेशन फील्ड को डिफाइन किया, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन किया है, फार्मूला ऑफ जी निकाला है स्मॉल जी का, आल्टीट्यूड के हिसाब से उसको जी की वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो यहाँ तक हमारे पास बेसिकली आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हाउ डू इंजीनियर्स कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है नेसेसरी प्लैनेट्स को उसमें पुट ऑन करने के लिए, ठीक है। तो वही अगेन इसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी का टॉपिक है कि सैटेलाइट्स है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, उनको किस तरह से प्लेस किया जाता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी उसकी कैलकुलेशन है, ठीक है।
ये यहाँ तक बेसिकली आपकी एंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है व्हाट आर द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स, उसको फार्मूले को फाइंड आउट करना है और आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो जियोस्टेशनरी का टॉपिक इसमें कंप्लीट आ जाए। 15.4 आपके पास टॉपिक है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स, इसको डिफाइन करेंगे, इसका फार्मूला निकालेंगे, आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ तक, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू जो है ना, ये वाली वैल्यू ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है 5 वाला, मास ऑफ द अर्थ, ये है आपने मतलब ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को, फिर बाद में इसको ड्राइव करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, पहले ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे, उसको राइट डाउन करेंगे, फार्मूला फाइंड आउट करेंगे, फिर वहाँ से आप यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को, ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी चल रही है, फिर यहाँ से ग्रेविटेशन पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे और ये फार्मूला एंड तक यहाँ पे ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चंस भी थे, शॉर्ट भी थे। इसमें जो किसी पॉइंट की समझ ना आई हो, कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।